हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 3 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 3 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो वह आयशा मलिक बनी है। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये प्रबल संभावनाएं हैं कि यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन था कि किस वर्ष इसरो ने चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया था, तो यह 2019 को लॉन्च किया था इसरो ने। ठीक, चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है कि रूस ने यूक्रेन के किस विमान को तबाह किया, तो उस विमान का नाम था AN-225 मरिया। ये विमान का नाम था जिसे रूस ने तबाह कर दिया। इस विमान के तबाह होने से यूक्रेन को बहुत ही बड़ी क्षति प्राप्त हुई है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा विमान था। ओके, और यह मरिया नाम रखा गया है। तो मरिया का अर्थ होता है ड्रीम, सपना। ठीक, स्वप्न, यह मरिया का अर्थ है। इस समय आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद चल रहा है। इस समय युद्ध की स्थिति तक पैदा हो गई है। लगातार कभी यूक्रेन की तरफ से कभी रूस की तरफ से युद्ध शुरू है, बमबारियां शुरू है। हाँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं दोनों देशों के मध्य। रूस जो कि एक बड़ा आपका देश है, यूक्रेन जबकि छोटा, फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और कई देश तो ऐसे हैं जो रूस से अपना नाता तोड़ लिए हैं। बायकॉट कई देशों ने तो रूस से कर लिया है उसकी आदतों से। फिर भी रूस पीछे नहीं हट रहा है। जितना लोग बायकॉट कर रहे हैं रूस से, रूस उतना ही आगे बढ़ चढ़कर युद्ध में हिस्सा ले रहा है और युद्ध करने को तैयार है और युद्ध कर भी रहा है इस समय। ठीक है, तो इसी के कारण कई देश उससे पीछे हट गए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रोज़ कुछ न कुछ नई न्यूज़ मिल रही है यहाँ पर, और इस युद्ध से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। यहाँ तक कि भारत को भी एक क्षति जरूर मिलेगी। और आपको पता होगा कि इसी युद्ध के कारण ही भारत के एक लोग का देहांत हो गया है, जिनका नाम था नबी कुमार। ठीक है, अभी इनकी हाल ही में मौत हुई है। यह कर्नाटक के स्टूडेंट थे जो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, तो उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट था मेरा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कितना % का अनुमान लगाया है, तो यह 8.9% का अनुमान लगाया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा जो भी गणना की जाती है लगभग वो एग्जैक्ट ही होती है। सबसे सही, सबसे उचित गणना मानी जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की या आयोग की। ठीक, अब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर यह है क्या। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई है, तो यह 2006 में हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है इसके, विमल कुमार रॉय। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अध्यक्ष विमल कुमार रॉय हैं, इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए, ये परसेंटेज की बात आ रही है, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कितना अनुमान ये लगाया जा रहा है। तो अनुमान के आधार पर कुछ और संस्थाएं हैं जिन्होंने अनुमान लगाया है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। पहले जिनके बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है, जैसे मूडीज़ ने कितना अनुमान लगाया है 2022 में भारत की विकास दर कितना रहेगी, 9.5%। ये एक जगह नज़र आप देख लीजिएगा, जहाँ अभी आप नोट डाउन किए होंगे पिछला जितना मैंने आपको बताया है, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। फ़ायदा यह होगा कि कभी भी ऑप्शन आएगा तो दिमाग वहाँ तुरंत क्लिक करेगा और सही ऑप्शन पे ही आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मूडीज़ ने कितना अनुमान लगाया, 9.5%। देखिए, एक तरीका ये है याद करने का, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वो ध्यान कर लीजिए कि किसने अनुमान लगाया, और सबसे कम
कम से कम ये दो तो याद रहेंगे। तो इसमें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कम से कम आप याद जरूर करिएगा, अनुमान का, सभी का नहीं तो कम से कम कुछ का जरूर याद करिएगा। तो 9.5% मूडीज़ के अनुसार है कि भारत की विकास दर रहेगी। और संयुक्त राष्ट्र ने क्या अनुमान लगाया, 6.5% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक द्वारा 8.3% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा 9.2% रहने का अनुमान है। मूडीज़ का हमने बता ही दिया आपको। फिच रेटिंग द्वारा 8.7% रहने का अनुमान है। तो ये सब संस्थाएं जिन लोगों ने अनुमान लगाया है। जरूरी नहीं कि यहाँ तक है, मगर लमसम ये माना जाता है कि वहाँ तक आपका परसेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इन सब में सबसे प्रबल संभावनाएं होती हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल की शुरुआत की? तो वह दिल्ली पुलिस ने शुरुआत की है, ई चिट्ठा नामक पोर्टल की शुरुआत की है। अब ई चिट्ठा है क्या? तो ई चिट्ठा जो है यह पुलिस विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा। ई चिट्ठा क्या करेगा नामक पोर्टल करेगा क्या? तो ई चिट्ठा पुलिस विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और पुलिस कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाएगा। इसका पोर्टल का काम रहेगा ई चिट्ठा का। ठीक, अब दिल्ली पुलिस है, दिल्ली से संबंधित और भी चीज़ें दिल्ली के द्वारा की गई हैं, उनको भी हम आगे पढ़ लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक अनुभूति नामक पहल भी शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। एक तो आपका ई चिट्ठा याद रखेंगे कि ई चिट्ठा दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया नामक पोर्टल जो है जारी किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा शुरुआत की गई। और दूसरा अनुभूति पहल जो है यह भी दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई। तो दो पहल आपके शुरू की गई दिल्ली पुलिस द्वारा, अनुभूति नामक पहल और ई चिट्ठा पहल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य और देखते हैं दिल्ली से संबंधित क्या मैटर हम लोगों ने पढ़ लिया है। शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया था। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली पुलिस के लिए शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था शस्त्र ऐप। नेक्स्ट, स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस लॉन्च करने वाली पहली दिल्ली पुलिस है। ध्यान रखिएगा, ये सब आपका दिल्ली पुलिस से संबंधित मैटर आ रहे हैं, इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। एक क्वेश्चन जरूर आना है आपका दिल्ली पुलिस से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये सब। पहला आपने देखा दिल्ली पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल लॉन्च किया, शुरुआत की। दूसरा आपने देखा अनुभूति नामक पहल दिल्ली पुलिस ने शुरू किया। फिर शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। फिर स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस लॉन्च करने वाली दिल्ली पुलिस पहली पुलिस संस्था बन गई है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट लास्ट रहेगा अब ये है कि आईआईटी दिल्ली की स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया था। अभी हमने बताया था कल या परसों की वीडियो में हमने आपको बताया कि दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया गया है। तो किसने किया? आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपका है। अच्छा, एयर प्यूरीफायर जो लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका नाम है नासो 95, NASO, नासो 95 उसका नाम है। तो इतना मैटर आप दिल्ली से संबंधित रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ई चिट्ठा दिल्ली पुलिस, अनुभूति पहल दिल्ली पुलिस, शस्त्र ऐप दिल्ली पुलिस के लिए, स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस दिल्ली पुलिस। ठीक है, और फिर है सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर आईआईटी दिल्ली। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं SN सुब्रमण्यम। L&T ये एक बहुत ही फेमस नाम है, फाइनेंस होल्डिंग के अध्यक्ष। L&T एक आपका बहुत ही फेमस नाम है, इनके बारे में आप जानते होंगे। L&T का मतलब क्या है? लॉसन एंड ट्रूबो। ठीक है, इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कितना मीटर है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि
पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किसने? पूजा जात्यान ने। यह ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है, ये ध्यान रखिएगा। इस पहली भारतीय बनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक, तो नाम क्या ध्यान रखिएगा? पूजा जात्यान नाम है इनका, और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया? तो रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है। अभी हमने बात किया आपसे कि रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद इस समय चल रहे हैं। ठीक है, युद्ध भी हो रहे हैं। इसके चलते रूस अपने मनमानी कर रहा है, युद्ध कर रहा है, बढ़ चढ़ के युद्ध में हिस्सा ले रहा है, किसी की भी बात नहीं मान रहा है। कोई भी देश अगर नहीं मान रहा है तो उन देशों ने अपने अपने कदम रूस से पीछे कर लिए हैं। उसका साथ कोई भी देश रूस का साथ इस समय नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके मनमानेपन के कारण। तो इस स्थिति में जो सम्मान दिया गया था उसको, उससे वापस ले लिया गया है। ठीक, तो शीर्ष ओलंपिक सम्मान ये वापस ले लिया गया है। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति कौन है ये भी आप जानिएगा। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और आईओसी का क्या मतलब होता है? तो आईओसी मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये होता है मतलब। स्थापना कब हुई है? 1894 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है, स्विट्जरलैंड। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉब। ठीक, ये अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है, इस समय याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति हैं इम्पोर्टेंट यहाँ वहाँ के, ये याद रखिएगा आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया? तो अन्नपूर्णा देवी ने 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है। आईसीटी का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी का मतलब होता है। तो कितने शिक्षकों? 49 शिक्षकों को याद रखिएगा। अन्नपूर्णा देवी ने के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ये प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस मंत्री ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मनसुख मंडाविया। देखिए, जब भी लिखिएगा तो पूरा लिखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, इससे आपका ये होगा कि आपको मंत्रियों की जानकारी भी होगी कि कौन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन हमारे गृह मंत्री हैं। तो फला मंत्रियों की जानकारी होगी। जब भी न्यूज़ आती है तो आप उसको रखिए, नोट डाउन रखिए, आप पूरा लिखिए, आधा नहीं लिखिए। ठीक है, बार बार आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऐसी जानकारी आपकी बढ़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वें भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह देखिए नई दिल्ली में किया गया। देखिए फिर नई दिल्ली आ गया। नई दिल्ली देखिए कई बार आ रहा है, तो आप एक काम करिएगा कि नई दिल्ली से संबंधित जितने भी मैटर हैं वो एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपका मार्च स्टार्ट हुआ है, तो मार्च में ही ये काम कर लीजिए। नई दिल्ली आ रहा है तो नई दिल्ली ऊपर ही हेडिंग डालकर उससे संबंधित जो जो चीज़ें मैटर हो रही हैं वहाँ आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखते जाइए, या पॉइंट बना के लिखते जाइए। ये नई दिल्ली में हुआ, फला नई दिल्ली में हुआ, ये चीज़ नई दिल्ली में। तो इससे क्या होगा कि मैटर एक जगह रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि ये दिल्ली में हो रही हैं। और आने वाले जो मैटर हैं नई दिल्ली के वो भी वहाँ लिखते जाइए। पेज थोड़ा छोड़े रहिए। ठीक है, 1 या 2 पेज छोड़े रहिए कि इतना मैटर मुझे लिखना है। अभी आपका मार्च स्टार्ट हुआ तो अभी से यह काम करना आप लोग शुरू कर दीजिए। चलिए, तो क्या हुआ भाई, 28वें भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, सिंगापुर इस वर्ष के प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश है, ये भी याद रखिएगा आप। भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और उसमें सिंगापुर जो है यह भागीदार देश बना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जन औषधि दिवस सप्ताह
कब मनाया जाएगा? तो यह 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। अब देखिए थीम आई है, ये पहला हमारे ख्याल से दिवस है ये मार्च महीने का, ठीक है। तो अब दिवस आप क्या करिए कि दिवस जो है एक पेज में आप नोट डाउन कर लीजिए। फरवरी मार्च शुरू हो गया तो मार्च का दिवस एक जगह पूरा नोट डाउन करिए। ये मार्च में जब जब हम लोग पढ़ेंगे तब तब दिवस की बात होगी तो फिर वो रिवाइज कर लेंगे हम लोग कि ये दिवस हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो पीछे का और आगे का दोनों चीज़ें आपकी रिवाइज में चलती रहेंगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, डेली का डेली रिवीजन हो जाएगा जब भी दिवस की बात आएगी, ठीक। और सिर्फ दिवस की ही नहीं बात मैं कर रहा हूँ, दिवस हो गया आपका सैन्य अभ्यास हो गया या कुछ भी हो गया, तो इससे संबंधित ये फ़ायदा आपको ये होता रहेगा कि बार बार रिवीजन उस चीज़ का होता रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी याद करने के लिए, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। डेली आप उससे रूबरू होते रहेंगे। चलिए, तो जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो 1 से 7 मार्च तक, ठीक है। थीम क्या रखी गई है? जन औषधि और जन उपयोगी। देखिए जन औषधि दिवस तो है ही, तो उसी का आधा आप ले लीजिए थीम जन औषधि, ये तो रहना ही रहना है। फिर आपका जन फिर ले लीजिए आप, जन हो गया, फिर उपयोगी खाली जोड़ना है। तो जन औषधि और जन उपयोगी ये थीम हो गई। थीम याद रखिएगा, थीम पूछी जा सकती है आपसे। मैंने कहा था कि जब छोटी थीम रहेगी तो वो ज़रूर आप नोट डाउन करिएगा, वो पूछने की प्रबल संभावना है, आयोग द्वारा पूछी जा सकती है। आप जो कुछ भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपके भरोसे नहीं है, वो आयोग तय करेगा, ठीक। तो जहाँ तक हो सके आप याद करके जाइए। चलिए, तो ये आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके हो गए। आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है कि राफेल नडाल अब तक कुल कितनी बार मैक्सिकन ओपन का खिताब जीत चुके हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है रूस, भारत, जापान, अमेरिका। तो बस ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, और ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए। ये कमेंट के माध्यम से मुझे आप इसका आंसर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करिए अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैंने जनवरी माह का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको वो वीडियो न मिली हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जनवरी माह का पूरा करंट अफेयर है। जनवरी में 3 पार्ट में मैंने पढ़ाया था और चौथा पार्ट टॉप 50 क्वेश्चंस के हैं, MCQ के रूप में है, ठीक है। उसको मैंने पढ़ाया है, तो उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। चौथा जो पार्ट रहेगा टॉप 50 क्वेश्चन जनवरी के। और राज्य व्यवस्था मेरा चल रहा है, वो जो घटनाचक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति है वो मैं इस समय लेके चल रहा हूँ एज ए प्री पर्पस से। तो जो कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा तो उसको ज़रूर आप पढ़िएगा, उससे आपका प्री तैयार होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्री के क्वेश्चन उससे नहीं जा पाएंगे। कोशिश रहेगी कि पूरे आपके क्वेश्चन वहाँ प्री के आ जाएं, कुछ भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था का मैंने पढ़ा दिया है। फंडामेंटल राइट इस समय चल रहा है मेरा राज्य व्यवस्था में। मैंने उसमें पढ़ा दिया है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हो गया। अर्थात आर्टिकल 30 तक कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में आपको 32 दूंगा और उसके बाद नीति एवं तत्व मूल कर्तव्य पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक। थैंक यू।